जी लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज। अकाउंटिंग इक्वेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। प्रीवियस हमने क्लासों में देखें 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें से हमने इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजिशन का एक पहला सवाल डिस्कस किया था और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चन को दो सॉल्व करने के लिए हम लोग इस तरह से कॉलम्स ड्रॉ करते हैं। एक तरफ एसेट्स शो करते हैं बिजनेस के, और एसेट्स के प्रोवाइडर्स कौन कौन हैं? 2 लोग होते हैं, ऑनर एंड क्रेडिटर, इनसाइडर एंड आउटसाइडर्स। और वो क्लेम जो ऑनर का होता है उसे कहते हैं ऑनर इक्विटी, और वो क्लेम जो क्रेडिटर्स का होता है उसे कहते हैं लायबिलिटीज़। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मेट है। On January 1st, 2015, Mr. Zishan opened an estate agency with capital investment cash rupees 2,50,000। ऑनर मिस्टर जिशान ने जनवरी 1st 2015 को कारोबार शुरू किया है और बिजनेस में कैश इन्वेस्टमेंट की है। कितनी इन्वेस्टमेंट की है? 2,50,000 रुपीज़ की। तो आज फर्स्ट डेट को ऑनर ने कारोबार में क्या प्रोवाइड किया है? कैश प्रोवाइड किया है। कैश हमारा यूज़फुल है, रिसोर्स है, एसेट्स है। तो आज फर्स्ट टाइम कारोबार में कैश रिसीव हुआ है, बिजनेस में कैश आया, यानी कि एसेट बढ़ गया, एसेट में इजाफा हुआ। कितना इजाफा हुआ? 2.5 लाख रुपए का। और इस कैश का प्रोवाइड करने वाला कौन है? ऑनर। तो क्लेम भी किसका आना चाहिए? ऑनर का। कैश में भी इजाफा हो गया 2.5 लाख रुपए का, और ऑनर क्लेम में भी इजाफा हो गया। फिलहाल कोई लाइबिलिटी, कर्जा नहीं है, नो अफेक्ट। तो ये हमारी पहली ट्रांजिशन का इफेक्ट। कैश में इजाफा कर देंगे और ऑनर क्लेम में इजाफा कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजिशन में कहते हैं ओपन बैंक अकाउंट एंड कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 1,50,000। बैंक में अकाउंट ओपन किया और पैसे जमा करवा दिए। डिपॉजिट यानी बिजनेस के पैसे कहाँ रखवा दिए? बैंक में रखवा दिए। जब बिजनेस के पैसे बैंक में रखवा दिए तो इससे हमारा बैंक बैलेंस में इजाफा हो गया और कैश हमारा कम हो गया। तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? बैंक इंक्रीज एंड कैश डिक्रीज। 1,50,000 से बैंक बैलेंस को प्लस कर लेंगे और 1,50,000 से कैश माइनस कर देंगे। जो पैसे हैं बिजनेस के ही पैसे डिपॉजिट किए हैं, ऑनर ने अपने पास से और मज़ीद प्रोवाइड नहीं किए हैं। तो इसीलिए यहाँ देखें लायबिलिटी पे नो अफेक्ट, ऑनर इक्विटी पे नो अफेक्ट। बैलेंस करते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर एक लाइन ड्रॉ कर लें दोनों साइड्स पे और बैलेंस कर लेते हैं। बिजनेस में कैश था 2,50,000, 1,50,000 पैसे माइनस हो गए, रखवा दिए बैंक में। तो इससे कारोबार से कैश कम हो गया। कितना रह गया? 1,00,000 रुपीज़। यानी बिजनेस में कैश इन हैंड कितना है? 1,00,000, और बैंक बैलेंस कितना है? 1,50,000। कोई लाइबिलिटी नहीं है, ज़ीरो। ऑनर क्लेम कितना है? 2,50,000। और दोनों साइड काउंट कर लें रिसोर्सेज पे। कैश इन हैंड कितना? 1,00,000, और कैश एट बैंक कितना है? 1,50,000। तो 150 प्लस 1,00,000 कितना होगा? ये दोनों 2,50,000, और क्लेम भी कितना है? 2,50,000। दोनों साइड के आंसर बैलेंस है। नेक्स्ट पे कहते हैं परचेज सप्लाईज फॉर कैश। बिजनेस में सप्लाईज खरीद के लेकर आए कैश पे 10,000 रुपीज़ का। यानी बिजनेस में एक एसेट आया और एक एसेट गया। बिजनेस में कौन सा एसेट आया? सप्लाईज। और कारोबार से क्या गया? कैश। क्या होना चाहिए? नंबर बी ट्रांजिशन में सप्लाईज हमारे बिजनेस में एक न्यू एसेट्स परचेज किया है, तो एसेट्स में इजाफा हो गया। एक अलग से नया कॉलम बनाएंगे, सप्लाईज इंक्रीज एंड कैश डिक्रीज। सप्लाईज को बढ़ा देंगे और कैश को माइनस कर देंगे, कम कर देंगे। बैंक बैलेंस पे नो अफेक्ट, लाइबिलिटी पे नो अफेक्ट, ऑनर इक्विटी पे नो अफेक्ट। अगेन एक लाइन ड्रॉ कर लें और दोनों साइड पे बैलेंस कर लेते हैं। कैश था बिजनेस में 1,00,000 रुपीज़, 10,000 कैश माइनस हो गया, कितना बचा? 90,000। बैंक बैलेंस पे नो अफेक्ट, तो जैसा है वैसी कॉपी करते हैं एज इट इज़। सप्लाईज कितनी है? 10,000, और लाइबिलिटी कितनी है? ज़ीरो। ऑनर इक्विटी कितनी है? 2,50,000। दोनों साइड्स के आंसर भी अभी काउंट करें तो लेवल है, बराबर है। कैश, सप्लाई, बैंक और सप्लाईज तीनों प्लस कर लें, 90,000, 10,000 और 150। तो ये एसेट साइड का आंसर और ये सोर्सेज साइड का आंसर। सी में कहते हैं बोरोड। बोरो कहते हैं कर्ज लेना, उधार लेना। बोरोड लोन फ्रॉम बैंक। आज हमने बैंक से लोन हासिल किया, कितने रुपए? 1,00,000 रुपीज़। तो ऑब्वियसली जब आपने बैंक से लोन हासिल किया होगा तो उस लोन में आपने कैश रिसीव किया होगा, कैश हासिल किया। कैश कितना हासिल किया? 1,00,000 रुपीज़। तो आज मेरे कारोबार में कैश आया, कितने रुपए कैश आया? 1,00,000 रुपीज़। इससे कैश क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। और प्रोवाइड किसने किया? ये प्रोवाइड किए हैं पैसे आउटसाइडर ने, क्रेडिटर ने। यानी इस वाले बैंक से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है। ये वो बैंक बैलेंस है जिसमें हमने पैसे डिपॉजिट किए हुए, रखवाए हुए।
तो जो बैंक में डिपॉजिट किए हैं पैसे वो अलग बैंक बैलेंस है। आज हमने बिज़नेस के लिए सी ट्रांजेक्शन में 1 लाख रुपीज़ लोन हासिल किया। जब लोन हासिल किया तो इससे कैश क्या हो गया, बढ़ गया। कैश प्लस कर लेंगे और प्रोवाइड करने वाला कौन, क्रेडिटर्स, तो इससे लाइबिलिटी में इजाफा हो गया 1 लाख रुपीज़। यानी अब हम बिज़नेस में बैंक वालों के मकरूज़ हो गए। कितने मकरूज़ हो गए, 1 लाख रुपीज़ के। तो बिज़नेस पे एक लाइबिलिटी है 1 लाख रुपीज़। कैश में इजाफा हो गया, लाइबिलिटी में इजाफा हो गया। कैश बढ़ा देंगे और लाइबिलिटी प्लस कर लेंगे। लाइन ड्रॉ कर लें, बैलेंस कर दें। 90,000 कैश पहले था, 1 लाख प्लस करें कितना हो गया, 1,90,000। बैंक बैलेंस एज इट इज कॉपी कर दें और लाइबिलिटी 1 लाख है, ऑनर इक्विटी 2,50,000। नेक्स्ट में कहते हैं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक 50,000। क्या मतलब, बैंक में कैश डिपॉजिट किया, जमा करवाया। जब पैसे जमा करवाए बैंक में तो इससे बैंक बैलेंस बढ़ना चाहिए और बिजनेस के पैसे कैश कम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, बैंक बैलेंस को प्लस कर लेंगे और कैश को माइनस कर देंगे। ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पे देखें डी में बैंक बैलेंस प्लस कर लेंगे 50,000 से और कैश माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए ब्रैकेट यूज़ करते हैं। बाकी सप्लाईज पे नो अफेक्ट, लाइबिलिटी पे नो अफेक्ट, ऑनर इक्विटी पे नो अफेक्ट। अगेन दोबारा से लाइन ड्रॉ कर लें। क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है साथ साथ, तो हैंड टू हैंड आप इसको वीडियो को पॉज करते जाएं और ट्रांजिशन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाएं। तो कैश था 1,90,000, 50,000 कैश माइनस कर दें, कितना रह गया 1,40,000। बैंक बैलेंस था 1,50,000, 50,000 बैंक में डिपॉजिट किए, जमा करवाएं, पैसे बढ़ने चाहिए, कितना हो गए 2 लाख रुपीज़। सप्लाईज कितनी है 10,000, बाकी लाइबिलिटी वैसी एंड ऑनर इक्विटी वैसी कॉपी कर देंगे। नेक्स्ट कहते हैं परचेस्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹40,000। क्या परचेज किया, फर्नीचर, कितने का 40,000 का, कैसे, कैश पे। तो क्या होना चाहिए, आज बिजनेस में एक न्यू एसेट परचेज किया है, जस्ट लाइक टेबल, चेयर्स। तो ये इस तरह की चीज़ों को हम लोग फर्नीचर में देखते हैं। और जो कॉलम बनेगा वही इस चीज़ का नहीं बनेगा, टेबल का, चेयर्स का। अगर हमने परचेज चेयर्स एंड टेबल भी लिखी हुई है तो कॉलम उसी का बनाएंगे फर्नीचर के नाम से। क्या परचेज किया है, फर्नीचर, कैसे, 40,000 का कैश पे। तो बिज़नेस में एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। कौन सा एसेट बढ़ गया, फर्नीचर, और कौन सा कम हो गया, कैश। तो क्या करेंगे, फर्नीचर को बढ़ा देंगे, प्लस कर लें, इंक्रीज़ कर दें, और कैश को डिक्रीज़ कर दें, कैश को माइनस कर दें। नंबर लिखें ई, और 40,000 से कैश, फर्नीचर को प्लस कर लें, कैश को माइनस कर दें, बाकी चीज़ों पे नो इफेक्ट। जब कैश की बात आती है तो इट मीन्स के पैसे बिजनेस से कम हो रहे हैं। और जब चेक इशू करने की बात आएगी तो फिर पैसे बैंक से कम होने चाहिए। फिलहाल बैंक पे नो अफेक्ट, सप्लाई पे नो अफेक्ट, लाइबिलिटी पे नो अफेक्ट। ठीक है। अब मेरे पास ये जो बोर्ड है यहाँ पे जगह एंड हो गई है, इसलिए मैंने क्या किया है, इसको नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र कर दिया है। आपके पास भी अगर ये पेज एंड हो जाए तो आपने क्या करना है, लास्ट लाइन के बैलेंसेस को नेक्स्ट पेज पे पहले कॉपी कर देना है। चलिए देखें, 1,40,000 कैश था, 40,000 माइनस कर दें, कितने बचे, कैश 1 लाख आ गया। बैंक बैलेंस वैसे ही कॉपी करते हैं, सप्लाईज वैसे ही कॉपी करते हैं, फर्नीचर, क्रेडिटर्स क्लेम, लाइबिलिटी 1 लाख, ऑनर इक्विटी वैसी कॉपी कर दें और इसके बाद फर्दर कंटिन्यू कर लें। नेक्स्ट पे कहते हैं परचेस्ड इक्विपमेंट एंड इशूड अ चेक ऑफ ₹20,000। बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए हमने क्या परचेज़ किया, इक्विपमेंट्स। रिमेंबर वन थिंग कि हम जो भी चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं ये बिज़नेस के इस्तेमाल के लिए आ रही हैं, कारोबार में यूज़ के लिए आ रही हैं। अगर हम फर्नीचर परचेज़ कर रहे हैं, सप्लाईज ख़रीद रहे हैं, बिज़नेस में बैंक में अकाउंट ओपन किया है, ये सब बिज़नेस की प्रॉपर्टी है, मिल्कियत है, कारोबार के एसेट्स हैं। तो आज हमने कारोबार के लिए एक नया एसेट परचेज़ किया, इक्विपमेंट। और क्या इशू किया, चेक इशू किया। तो चेक इशू करने से क्या होना चाहिए, बैंक बैलेंस कम होना चाहिए, माइनस। तो बिज़नेस में एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। कौन सा एसेट बढ़ गया, इक्विपमेंट बढ़ गया और बैंक बैलेंस कम हो गया। तो 20,000 से क्या करना चाहिए, इक्विपमेंट को प्लस कर लेंगे। देखें 20,000 से इक्विपमेंट को प्लस करेंगे 20,000 से और बैंक बैलेंस को माइनस कर देंगे, बाकी सब पे नो इफेक्ट। और लाइन ड्रॉ कर लें, बैलेंस कर दें। इक्विपमेंट का एक अलग कॉलम बन जाएगा, न्यू कॉलम बन जाएगा इसका, और बैंक बैलेंस माइनस कर देंगे। बैंक बैलेंस था 2,20,000 माइनस कर दें, कितने बचे 1,80,000। एंड बाकी जो बैलेंसेज है वो एज इट इज़ कॉपी करते जाएँ जैसे लिखे हुए। स्टेप बाय स्टेप लाइन ड्रॉ करना, बैलेंस करना ज़रूरी है। बैलेंस ब्लैक पेन से कीजिएगा और सॉल्व ब्लू पेन से कीजिएगा। नेक्स्ट एफ में कहते हैं परचेज्ड इक्विपमेंट एंड इशूड अ चेक रुपीज़, ये हो गया। जी में कहते हैं ऑनर ब्रॉट अ टेबल फॉर बिजनेस यूज वर्थ। वर्थ क्या कहते हैं, किसी चीज़ की कॉस्ट, मालियत, कीमत।
20,000 फ्रॉम हिज ओन सोर्स, OWN ओन, ओन कहते हैं ज़ाती, अपनी प्राइवेट सोर्स से, अपने घर से लेकर आए। ऑनर ने बिजनेस के लिए क्या प्रोवाइड किए? टेबल प्रोवाइड किए, टेबल लेकर आए। और टेबल किस में आती है? फर्नीचर में आती है। टेबल एक यूज़फुल चीज़ है, बेनिफिट देने के लिए, एसेट्स में काउंट होगी, हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज हैं। तो ऑनर ने टेबल प्रोवाइड किए बिजनेस के इस्तेमाल के लिए, उसकी कीमत 20,000 रुपये। लेकिन इस चीज़ के पैसे नहीं दिए, कैश पे नहीं किए, बल्कि ऑनर ने अपने घर से प्रोवाइड की वो चीज़, अपनी ज़ाती सोर्स से, फ्रॉम हिज ओन सोर्स, फ्रॉम हिज प्राइवेट सोर्स का मतलब ये होता है कि ऑनर ने खुद प्रोवाइड किया उसको। जब प्रोवाइड करने वाला ऑनर है तो क्लेम भी किसका होना चाहिए? ऑनर का होना चाहिए। दो जगह इजाफा होगा, एक तो बिजनेस में जो टेबल लेकर आए, एक तो फर्नीचर में इजाफा होगा, एक ऑनर क्लेम में इजाफा होगा 20,000 रुपीज़ का। ठीक, तो यहाँ पे देखें, तो 20,000 से फर्नीचर को प्लस कर लें, उसी कॉलम में ऐड करें जिस कॉलम में हमने फर्नीचर का कॉलम बनाया हुआ है, उसका एक अलग से नया कॉलम नहीं बनेगा। फर्नीचर कॉलम में 20,000 प्लस कर लें और 20,000 किस ऑनर क्लेम में प्लस कर लें। एक तरीके से ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की है मज़ीद इन शेप ऑफ फर्नीचर। तो फर्नीचर की सूरत में ऑनर कारोबार में मज़ीद चीज़ें लेकर आया, एसेट्स लेकर आया। तो बाकी कैश पे नो अफेक्ट, बैंक पे नो अफेक्ट। कैश पे बैंक पे नो अफेक्ट क्यों? क्योंकि फर्नीचर परचेज़ नहीं किया, ख़रीदा नहीं है, बल्कि ऑनर की अपनी ज़ाती घर की रखी हुई चीज़ बिज़नेस में आ गई है। तो लिहाजा वो ऑनर की अपनी घर की चीज़ नहीं है, बल्कि बिज़नेस की प्रॉपर्टी काउंट होगी और इससे ऑनर की क्लेम में इजाफा हो जाएगा। ऑनर की इन्वेस्टमेंट प्लस कर लेंगे, फर्नीचर इंक्रीज़ करेंगे, ऑनर क्लेम इंक्रीज़ करेंगे। बैलेंस कर लेते हैं, कैश वैसी कॉपी करते हैं, बाकी चीज़ें एज इट इज़। फर्नीचर था पहले 40,000 और 20,000 से फर्नीचर और बढ़ गया, इजाफा हो गया। तो 40 + 20 कितना होगा? ये 60,000। ऑनर क्लेम था 2,50,000 प्लस 20,000 करे कितना होगा? ये 2,70,000। एच में कहते हैं परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट। हमने डिस्कस किया था कि ऑन क्रेडिट कहते हैं उधार पे। फर्स्ट जो वीडियो हमने आपको सेंड की थी उसमें देखिएगा लेक्चर में, उसमें रिसोर्सेज, ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ऑन कैश, तमाम चीज़ों का इंट्रोडक्शन दिया था। उसको अच्छी तरह वॉच करें, देखें इसमें फर्स्ट लेक्चर में, ताकि उसी से वहीं से हमने ये तमाम चीज़ें जो है वो डायरेक्ट की हैं। परचेज इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट फ्रॉम ई इलेक्ट्रॉनिक्स ₹80,000। ऑन क्रेडिट पे उधार पे इक्विपमेंट ख़रीद के लेकर आए ई इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से, कितने का? 80,000 का। ई इलेक्ट्रॉनिक्स एक शॉप का नाम है, एक बिज़नेस का नाम है, जहाँ से हमने ये चीज़ परचेज़ की है। और हमने उनसे प्रॉमिस किया है कि पैसे आपको हम 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 20 डेज़, आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ के बाद पेमेंट कर देंगे। आप हमें इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दें, कितने रुपए का? 80,000 रुपीज़ का। तो यहाँ बिजनेस में कर देंगे, एक न्यू एसेट हमने परचेज़ किया, एसेट में इजाफा हुआ, इक्विपमेंट बढ़ना चाहिए इससे, लेकिन पैसे नहीं दिए तो कैश पे नो अफेक्ट। हाँ, कैश के साथ, कैश पे तो नो अफेक्ट लगाएंगे, लेकिन साथ में अगर देंगे लाइबिलिटी में इजाफा हो जाएगा, क्योंकि हमने ऑन क्रेडिट परचेज़ की है तो प्रॉमिस किया है कि इस चीज़ के पैसे आपको इन फ्यूचर बाद में दे दिए जाएंगे। तो फिलहाल कैश पे नो अफेक्ट, बैंक पे नो अफेक्ट। क्या परचेज़ किया? इक्विपमेंट। कैसे परचेज़ किया? ऑन क्रेडिट, तो लाइबिलिटी में प्लस कर लेंगे। इक्विपमेंट में इजाफा हो गया, लाइबिलिटी में इजाफा हो गया, बाकी सब चीज़ों नो अफेक्ट लगा दें, बैलेंस कंटिन्यू करें। अगेन कैश वैसे ही रहेगा, सेम एज इट इज़ कॉपी करते जाएँ। तो चलें इसको बैलेंस कर लेते हैं। इक्विपमेंट था 20,000, 80,000 का इक्विपमेंट प्लस हो कितना हो गया? ये 1 लाख रुपीज़। लाइबिलिटी पहले थी 1 लाख, 80,000 से लाइबिलिटी में इजाफा हुआ, कितना हो गया? ये 1,80,000। ऑनर क्लेम वैसे ही कॉपी करते जाएँ, बाकी रिमेनिंग सारे बैलेंस कॉपी करते जाएँ। आई में कहते हैं सम डिफेक्टिव इक्विपमेंट रिटर्न टू क्रेडिटर 5,000। कुछ ख़राब फर्नीचर इक्विपमेंट जो है वो क्रेडिटर को वापस किया है 5,000 रुपीज़ का, जिनसे हमने उधार पे परचेज़ किया था। ई इलेक्ट्रॉनिक्स वालों से हमने 80,000 का फर्नीचर इक्विपमेंट परचेज़ किया था। आज हमने आई ट्रांजेक्शन में कहते हैं कुछ डिफेक्टिव ख़राब इक्विपमेंट वापस किया क्रेडिटर को 5,000 का। इससे क्या होना चाहिए? इक्विपमेंट कम होना चाहिए हमारे पास से। हमारे पास से इक्विपमेंट चला गया, माइनस हो गया, हमने शॉपकीपर को वापस कर दिया। जब वापस कर दिया तो फिर अब ये 5,000 से भी लाइबिलिटी भी कम होनी चाहिए। सिर्फ इक्विपमेंट माइनस नहीं होना चाहिए, इक्विपमेंट के साथ साथ लाइबिलिटी भी कम होनी चाहिए, क्योंकि हमने डिफेक्टिव चीज़ वापस की है तो अब मैं इस चीज़ के पैसे आपको नहीं दूंगा। जो हमारी बिज़नेस की लाइबिलिटी थी वो 80,000, उस 80,000 में सिर्फ 5,000 पे कर हमने आपको वापस कर दी चीज़। तो आइंदा मैं आपको 75,000 पे करने आऊँगा, 80,000 नहीं पे करूँगा। तो जब डिफेक्टिव चीज़ वापस कर दिए तो इससे इक्विपमेंट भी कम होना चाहिए और लाइबिलिटी भी कम होनी चाहिए। तो क्या करेंगे? इक्विपमेंट भी माइनस करेंगे, देखें 5,000 से,
और लाइबिलिटी भी माइनस करेंगे। बाकी सब चीज़ों में नो फैक्ट लाइन ड्रॉ की हुई है आपने पहले से, बैलेंस कर लीजिए सबको एज इट इज़ कॉपी कर लें। कैश को, सब बैंक बैलेंस को, सप्लाईज को, फर्नीचर को। इक्विपमेंट था 1,05,000 माइनस करें कितना रह गया 95,000। और 1,80,000 लाइबिलिटी थी, 5 माइनस करने कितने रहेगा 1,75,000। पेड कैश टू क्रेडिटर 20,000। कैश पे किया क्रेडिटर को 20,000 रुपये। यानी जब कैश पे कर दिया इससे कैश कम होना चाहिए, माइनस करेंगे। किसको पे किए पैसे, क्रेडिटर को पे किए। कौन क्रेडिटर, जिनसे हमने इक्विपमेंट परचेज़ किया था उधार पे, तो आज मैंने उसको बिज़नेस से 20,000 रुपये दे दिए। जब 20,000 कैश पे कर दिया इससे क्या होना चाहिए, कैश भी माइनस और लाइबिलिटी भी माइनस। कैश भी कम करेंगे, लाइबिलिटी भी कम करेंगे। तो कैश भी माइनस कर दें यहाँ से, लाइबिलिटी माइनस कर दें, बाकी सब पे नो इफेक्ट लगा दें। इस तरह देखें नो इफेक्ट यूज़ करते हैं इसको। तो नो इफेक्ट के साथ लाइन ड्रॉ करें, बैलेंस करें। कैश था 1,20,000, कैश माइनस हो गया, कितना बचा 80,000 कैश। और बाकी एज इट इज़ बैलेंस कॉपी करते जाएँ। लाइबिलिटी थी 1,75,000, 20,000 से लाइबिलिटी कम हो गई, कितनी रह गई 1,55,000। नेक्स्ट में कहते हैं इशूड अ चेक ऑफ ₹15,000 टू क्रेडिटर। 15,000 का एक चेक इशू किया क्रेडिटर को। उसी क्रेडिटर की बात हो रही है जिनसे हमने उधार पे परचेज़ किया था, ऑन क्रेडिट परचेज़ किया था। आज कहते हैं चेक इशू कर दिया। और जब चेक इशू किया तो ये पैसे कम होने चाहिए। कहाँ से कम होने चाहिए, बैंक से कम होने चाहिए। क्योंकि अगर कैश पे करते हैं तो फिर कैश से माइनस करते हैं। आज हमने चेक इशू किया है तो फिर पैसे बैंक से कम होने चाहिए। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करवाना पैसे, और इशू का मतलब होता है पैसे देना। ठीक है, तो चेक इशू किया 15,000 का क्रेडिटर को, तो बैंक भी माइनस कर दें, बैंक माइनस कर दें और लाइबिलिटी माइनस कर दें। इससे बैंक भी कम होना चाहिए 15,000 से, और लाइबिलिटी भी कम होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सब पे नो इफेक्ट बैलेंस कर लीजिए। 1,80,000 था, 15,000 माइनस कर दें, कितने बचे 1,65,000। और बाकी 1,55,000 लाइबिलिटी थी, 15 माइनस कर दें, कितने रह गए 1,40,000। और किसी भी स्टेज पर अपना बैलेंस अगर आपको चेक करना हो कि बराबर है कि नहीं है, तो आप दोनों साइड्स के आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले। लास्ट कहते हैं ट्रांजेक्शन ऑनर पेड फ्रॉम हिज ओन पॉकेट टू बिजनेस क्रेडिटर 10,000। ऑनर ने अपनी ज़ाती पॉकेट से पैसे दिए, किसको पैसे दिए, बिजनेस क्रेडिटर को। यानी इसी क्रेडिटर की बात हो रही है जिससे हमने उधार पे इक्विपमेंट परचेज़ किया था। आज बिजनेस क्रेडिटर को 10,000 पैसे दे दिए। जब बिजनेस क्रेडिटर को 10,000 पैसे दे दिए तो इससे हमारी लाइबिलिटी कम होनी चाहिए। लेकिन ये जो पैसे दिए ये बिजनेस से नहीं दिए, ये ऑनर ने अपनी ऑन पॉकेट से दिए। तो देने वाला कौन है, प्रोवाइड करने वाला कौन है, ऑनर। तो फिर क्लेम भी किसका आना चाहिए, ऑनर का आना चाहिए। इससे ऑनर क्लेम बढ़ना चाहिए, और जब ऑनर क्लेम बढ़ना चाहिए और लाइबिलिटी कम होनी चाहिए। यानी बिजनेस की जो कैश है उस पर नो इफेक्ट। तो कैश पे नो इफेक्ट, बैंक पे नो इफेक्ट। यहाँ पे कैश पे नो इफेक्ट क्यों, जो पैसे दिए हैं वो बिजनेस से नहीं दिए बल्कि ऑनर ने अपनी ऑन पॉकेट से दिए। लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन में कि ऑनर ने अपनी ऑन पॉकेट से दिए। तो क्या करेंगे, लाइबिलिटी माइनस एंड ऑनर इक्विटी प्लस। ऑनर इक्विटी में प्लस कर लेंगे और लाइबिलिटी से माइनस कर देंगे। तो ये 10,000 प्लस कर लें ऑनर इक्विटी में, और लाइबिलिटी में से माइनस कर दें और बैलेंस कर लें इसको आखिर में। कैश वैसी रहेगा सेम एज इट इज़। लाइबिलिटी 1,40,000 थी, 10 माइनस कर दें, कितने रह गए 1,30,000। और ऑनर इक्विटी 2,70,000 थी, 10 प्लस कर लें, कितना हो गया 2,80,000। और इसके बाद ये क्वेश्चन एंड हो गया यहाँ पे। और आखिर में एट दी एंड अपने क्या करना है, इन तमाम बैलेंस को ऐड कर लेना है। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सप्लाईज, फर्नीचर, इक्विपमेंट, ये सारे एसेट्स काउंट कर लें। एसेट साइड का टोटल आंसर क्या आ रहा है वो लिख लें, ऐड कर लें कैलकुलेटर पे। और इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या लिखी हुई है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी। तो लाइबिलिटी और ऑनर इक्विटी को प्लस कर लें, आंसर देखें लाइबिलिटी का 1,30,000 प्लस 2,80,000। तो जब देखें 1,30,000 और 2,80,000, इन दोनों को प्लस कर लें। यहाँ पे इसका आंसर चेक करें क्या आ रहा है, और ये देखें यहाँ पे इसका आंसर चेक करें क्या आ रहा है। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो है 4,10,000 और 4,10,000। दोनों साइड्स के आंसर क्या हैं, बैलेंस है, बराबर है ये।
क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको स्क्रीन पे शो कर दिया है। इस क्वेश्चन की आपने सेम एज इट इज़ प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अकाउंटिंग को एक क्वेश्चन देखें सॉल्व करके समझ के फिर आपने प्रैक्टिस भी करनी है, तब जाके वो क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। अगर सिर्फ आपने खाली वीडियो वॉच कर ली, देख लिया आपने, और उस पूरी वीडियो में सिर्फ खाली देखते रह गए बस, तो देखने से कुछ नहीं होगा। इसमें आपको ये क्वेश्चन पूरा खुद से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें। जैसे अभी क्लास में भी आपको मैंने क्वेश्चन करवाया वन बाय वन, तो पहले तो वीडियो पॉज करते करते आपने हर ट्रांजिशन को समझना है, सॉल्व करना है इस तरह से, और फिर ये वाला क्वेश्चन जो है वो इसकी आपने स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को सॉल्व करना है।